हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज कर रहे हैं हम स्टैटिक जीके की क्लास 9। इससे पहले हमने 8 क्लासें कर ली हैं स्टैटिक जीके की। अगर वो नहीं देखी तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो क्लासें देख सकते हैं। आज की क्लास में हमारे 35 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अक्सर बार बार परीक्षा में आते हैं। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल सार से पढ़ेंगे। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आज की करते हैं हमारी क्लास शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो हमें ये बताना भारत में दिलवाड़ा मंदिर है वो भारत के किस जगह पे है। तो देखिए ऑप्शन दिए इसने माउंट आबू, जयपुर, भुवनेश्वर और इंदौर। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, अनुमान लगाइए कि आपका क्या आंसर हो सकता है कि दिलवाड़ा मंदिर है वो भारत के किस जगह पे है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू यानी राजस्थान में। इसे देखिए जैन जो दिलवाड़ा मंदिर, इससे रिलेटिव और क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है जो दिलवाड़ा मंदिर ये बना कब था। तो ये कब बना था दोस्तों? सन 1231 में। कब बना था दोस्तों? ये 1231 में। और पूछ ले किसने बनवाया, तो बनवाया किसने था दोस्तों? ये दो भाई थे। कौन कौन थे? वास्तुपाल और तेजपाल। तो दो भाई थे, बनवाया किन्होंने थे? दो भाइयों ने। और उनके नाम क्या है दोस्तों? उनके नाम है वास्तुपाल और तेजपाल। इन्होंने ये मंदिर बनवाया था और ये कहाँ पे? माउंट आबू राजस्थान में। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना दोस्तों, ये कब बना था? 1231 में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव का पीएच मान 7 पाया गया है? संभवतः यह कौन सा द्रव है? तो देखिए 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है, न तो वो अम्लीय होता है और न वो क्षारीय होता है। तो देखिए क्या है ऑप्शन? जल, सेलाइन, अम्ल और क्षार। तो क्या जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जल। जैसे ये होता है एक ऐसे होता, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 7 से कम वाले आएंगे, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1। और यहाँ पे क्या होता है? 7। फिर यहाँ पे 8, 9, 10, 11 और ये होता है 14 तक, 0 से लेकर 7 तक। और ये इस साइड वाला क्या होते हैं दोस्तों? अमल होते हैं। जिसका मान 7 से कम उसे अमल बोलते हैं और 7 से अधिक होता है उसे क्या बोलते हैं? क्षार। और 7 पे क्या होता है? उदासीन। तो उदासीन क्या होता है? शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन। न तो वो अम्लीय होता है और न वो क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए यानी जल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के कुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सहयोग से स्थापित किया गया था। हमें ये बताना जो तमिलनाडु के कुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या रूस। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी यानी रूस। किसके सहयोग से लगाया गया था? ये रूस के सहयोग से। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की कहाँ आवश्यकता होती है? तो कहाँ आवश्यकता होती है? ऑप्शन में देखिए अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और म्यांमार। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी यानी कहाँ जाना पड़ता है? नेपाल में। अब देखिए माउंट आबू सॉरी इसका क्या है? माउंट एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट से जो रिलेटिव क्वेश्चन बनते हुए। और देखिए तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट, तो पहले तो आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पता होनी चाहिए कि कितनी है इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,850 मीटर। 8,850 मीटर। अब देखिए कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जो इस पर फतेह हासिल की थी? तो उसका नाम क्या था दोस्तों? बछिंद्रा पाल। और पूछ ले ये बछिंद्रा पाल कौन सी सन में चढ़ी थी? तो ये चढ़ी थी 1984 में। कब चढ़ी थी दोस्तों? 1984 में। और ये विश्व की 5वीं महिला थी। विश्व की 5वीं महिला जो पर्वत पर फतेह हासिल करी थी, विश्व की 5वीं महिला। तो 5वीं आ गया तो पहली कौन थी दोस्तों? विश्व की पहली। तो पहली महिला कौन हो जाएगी जो विश्व की जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो उनका नाम क्या है? जोको
तुबे, जोको तुबे। और ये कब चढ़ी थी? चढ़ी थी दोस्तों 1975 में। कब चढ़ गई थी दोस्तों? 1975 में। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है इससे, तो देखिए वो क्या बनता, तो दोस्तों वो बनता माउंट अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट, अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 मई को। अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। आपको माउंट एवरेस्ट से पता होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,850। और भारत की पहली महिला कौन थी? बछेंद्रा पाल। विश्व की 5वीं महिला बनी थी। और विश्व की पहली कौन थी? जुको तुबे, जो 1975 में फतेह हासिल की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में सीमित जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत को कितने भूकंप के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो देखिए ऑप्शन ए 4, 6, 5 और 2। तो कौन से में किया गया है दोस्तों? तो भारत को किया गया 4 में, यानी ऑप्शन ए, यानी 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। 2, 3, 4 और 5 ये क्षेत्र है। ये सबसे कम प्रभावित है, सबसे कम खतरा 2 नंबर वाले पे, जो 2 नंबर क्षेत्र इसमें कम। और सर्वाधिक इसमें दोस्तों 5 नंबर क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, सर्वाधिक भूकंप किसमें आते हैं? 5 नंबर क्षेत्र में। आगे देखिए दोस्तों, चेंचुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये चेंचुस अनुसूचित जनजाति बतानी है, यानी चेंचुस ये क्या है? अष्टी जाति है। तो अष्टी जाति एक भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइए दोस्तों, नागालैंड, तेलंगाना, केरल या पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तेलंगाना। यानी किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना। और भी अन्य राज्यों में पाई जाती हैं, जैसे ये चेंचुस होती है, चेंचुस अष्टी कैटेगरी, यानी अष्टी जाति। एक और कौन से में पाती है दोस्तों? तो ये पाती है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। और मिलती है हमारे ये कर्नाटक में, कर्नाटक में भी मिलती है, और उड़ीसा। इन राज्यों में ये चेंचुस अनुसूचित जनजाति का संबंध है, यानी हमारे ऑप्शन के हिसाब से क्या जाएगा? ऑप्शन है बी। आगे देखिए दोस्तों, घास के खुले मैदान बेल्डस कहाँ पाए जाते हैं? तो हमें ये बताना, घास का जो खुले मैदान है बेल्डस, ये कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बेल्डस घास का मैदान है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अफ्रीका में। और कुछ अन्य घास के मैदान है वो, और देखिए दोस्तों जो अक्सर बार बार परीक्षाओं में आते हैं, तो एक आता है सवाना घास का मैदान, सवाना घास मैदान। तो सवाना घास मैदान कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सवाना घास मैदान पाया जाता है अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अफ्रीका में। एक आता है पंपास, पंपास घास मैदान, ये कहाँ पर मिलता है दोस्तों? ये मिलता है अर्जेंटीना में। कहाँ मिलता है दोस्तों? अर्जेंटीना। एक और आता है, हमसे पूछा जाता है पेरी, पेरी घास का मैदान कहाँ पर मिलता है? तो पेरी घास का मैदान कहाँ पर मिलता है दोस्तों? अमेरिका में, अमेरिका में। और एक पूछा जाता है हमसे डाउन्स, डाउन्स घास मैदान। तो डाउन्स घास मैदान कहाँ पर मिलता है दोस्तों? डाउन्स घास मैदान मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये थे दोस्तों और अन्य इंपॉर्टेंट जो हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। सवाना घास मैदान कहा जाएगा अफ्रीका में, पंपास घास मैदान कहा जाएगा अर्जेंटीना में, पेरी घास का मैदान कहा जाएगा अमेरिका में, और डाउन्स घास मैदान कहा जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और ये वेल्डस घास मैदान कहाँ मिलता है दोस्तों? अफ्रीका में। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो हमें ये बताना जो शीतकालीन पैरालंपिक खेल हैं सबसे पहले कहाँ आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों ये कहाँ किए गए थे? ये स्वीडन में। कहाँ किए गए थे दोस्तों? ये स्वीडन में। और स्वीडन में कब किए गए थे दोस्तों? 1976 में।
कब किए गए थे दोस्तों? 1976 में। पूछ ले सर्वप्रथम कितने देशों ने इसमें भाग लिया था, तो कितने आ जाएंगे? 16 देशों ने। कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों? 1976 में 16 देशों ने भाग लिया था। सर्वप्रथम शीतकालीन पैरालंपिक्स में कितने देशों ने भाग लिया था? 16 ने। और कहाँ पे हुआ था सर्वप्रथम? स्वीडन में। कब हुआ था? 1976 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है। तो पूछ रहा है कि किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने एक महिला द्वारा सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष यान में अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो कौन सी महिला? ऑप्शन में देखिए दोस्तों क्या है? जेसिका मीर या पेगी विटसन या क्रिस्टीना कोच या सुनीता विलियम्स। तो ये बताना दोस्तों में ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सी जो अकेली सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहकर रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए दोस्तों क्या जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी यानी क्रिस्टीना कोच। क्या जाएगा हमारा राइट आंसर? क्रिस्टीना कोच। और पूछ ले कितने दिन रह गए? तो दोस्तों ये रह गए 288 दिन। किसकी ओर से गई थी? नासा की तरफ से। किसकी तरफ से गई थी दोस्तों? ये नासा की तरफ से। और 288 दिन अंतरिक्ष में रही थी और सबसे ज्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच का हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिकता विकता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता? तो क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये तो दोस्तों की अगर राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो फिर वो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? क्योंकि आपको पता संविधान में राष्ट्रपति का पद 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता, कि 1 दिन के भी लिए नहीं, 1 सेकंड के भी लिए। जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु होती है हाथों हाथ किसी ना किसी को उसका कार्य करना पड़ता है, और वो संविधान में दिया है कि कौन इसका राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद कौन करता है। तो देखिए कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो कौन बन जाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन बन जाते हैं? उपराष्ट्रपति। और कितने समय के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है दोस्तों? अगर राष्ट्रपति का पद किसी तरह से खाली हो जाता तो कितने समय के अंदर? 6 माह के अंदर चुनाव करवाने जरूरी है राष्ट्रपति के। तो आपको क्वेश्चन का आंसर बताना दोस्तों, पहला राष्ट्रपति कौन था जो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये बताना दोस्तों, पहला राष्ट्रपति कौन था जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए? तो आपको ये बताना दोस्तों, पहला राष्ट्रपति कौन था जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो कौन था? तो ये बताना। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और भी मतलब, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य संभाला? कौन हो जाएगा? वीवी गिरी। कौन हो जाएगा दोस्तों? वीवी गिरी। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने राष्ट्रपति का कार्य संभाला था? कौन हो जाएगा दोस्तों? एम हिदायतुल्लाह। कौन हो जाएगा दोस्तों? एम हिदायतुल्लाह। ये मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। इन्होंने कैसे संभाला कि जब वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे उस समय हमारे एक राष्ट्रपति की मृत्यु की थी, तो वीवी गिरी क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए थे। तो फिर वीवी गिरी राष्ट्रपति कार्यवाहक बने थे और फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो गए थे, इसलिए हमारे मुख्य न्यायाधीश को क्या बना दिया गया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सजाउद्दौला और शाह आलम ने राउट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये बताने इन्होंने कब हस्ताक्षर किए थे? इलाहाबाद की संधि पे। तो ऑप्शन है 1764, ऑप्शन बी है 1766, ऑप्शन सी 1765 और ऑप्शन डी है 1767। तो इसका राइट आंसर बताना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी यानी 1765। तिथि पूछ ले तो तिथि क्या जाएगी दोस्तों? 12 अगस्त 1765। क्या जाएगी दोस्तों? 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा, बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो ये बताना बैठने की यानी किस
वो किस किस देश के हॉकी स्टेडियम में सबसे ज्यादा कैंडिडेट बैठ सकते हैं? भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको पता है। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्त भारत सोच रहे हैं वो तो गलत है, भारत तो है नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? पाकिस्तान। यानी कितना हो जाएगा? पाकिस्तान। और इसकी कितनी क्षमता है दोस्तों इस स्टेडियम की? 45,000। और पूछ ले कहाँ पे है, तो ये दोस्तों लाहौर में है। कहाँ पे दोस्तों? लाहौर में। भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्या किसका है? क्रिकेट का। क्रिकेट का। और नाम क्या है? मोटेरा स्टेडियम। और कहाँ पर? ये अहमदाबाद यानी गुजरात में। और विश्व का सबसे ऊंचा भी, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पे है? भारत में। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पे दोस्तों? भारत में। सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा भी कहाँ पे है? भारत में। दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। और हॉकी का कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जगह पूछ ले तो क्या आ जाएगा? लाहौर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये बताना जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी इसमें सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, सैयद अली इमान, या PS शिवस्वामी अय्यर, या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो प्रथम भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो भारत ने प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेल कब भाग लिया? तो यानी जो भारत ने प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था ये बताना दोस्तों। 1930 में लिया था, या 1934, या 1938, या 1950 में? तो जल्दी से सोचिए दोस्तों इसका क्या आंसर है ABCD में से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत ने सर्वप्रथम 1934 में भाग लिया था। और सर्वप्रथम जब भी भाग लिया था उसी टाइम भारत ने एक पदक जीता था, कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता था। और वो किस में जीता था दोस्तों? 74 kg के वर्ग कुश्ती में। और पूछ ले कि किसने जीता था, तो पहला पदक किसने जीता था दोस्तों? राशिद अनवान ने। किसने जीता था दोस्तों? राशिद अनवान। किसने जीता था दोस्तों? राशिद अनवान ने पहला पदक जीता था और कांस्य पदक जीता था। और किस खेल में जीता था? कुश्ती के खेल में जीता था। अब देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रमंडल खेल है इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन ये भी बन सकता है हमारी परीक्षा में कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1930 में। शुरुआत हुई थी 1930 में। पूछ ले कहाँ पे हुई थी? तो कनाडा के हैमिल्टन में। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? कनाडा के हैमिल्टन जगह पे। कनाडा का हैमिल्टन जगह पे हुई थी। और पूछ ले कि जब शुरुआत हुई उस समय कितने देशों ने भाग लिया था? तो कितने देशों ने लिया था दोस्तों? 11 देशों ने भाग लिया था। तो ध्यान रखना दोस्तों कितने देशों ने भाग लिया था 1930 में? 11 देशों ने। भारत कब ऐड हुआ था? 1934 में। और ये राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष में होते हैं दोस्तों? 4 वर्ष में होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्यूटेन का बताना है दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, C1 वाला तो क्या जाएगा? मेथ। C2 वाला एथ। C3 वाला क्या हो जाएगा? प्रोप। और C4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्यूट। और C5 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? पेंटा। और C6 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सा। तो ब्यूटेन बोला दोस्तों तो C4 पे आएगा। तो देखिए एन का मतलब क्या होता है? C4H10। तो यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? C4H10। तो C4H10 को क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी यानी C4H10। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। तो हमें बताना दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी को पता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। अगर परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपने ये क्वेश्चन तो कम से कम 10 से 20 बार जरूर पढ़ लिया कि
कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए कौन हो जाएंगे, मेहर सेन थे या सुकुमार सेन थे या ओम प्रकाश रावत थे या कल्याण सुंदरम थे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यानी सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन। तो अब आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि दोस्तों कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना की हमें अवधि बतानी, जो समय अवधि थी वो क्या थी। तो दूसरी की क्या जाएगी दोस्तों, 1961 से 66 या 51 से 56 या 69 से 74 या 56 से 61। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी यानी 1956 से 1961 तक थी। तो पहली कब थी दोस्तों, तो पहली हो जाएगी 51 से 56 तक। कब तक हो जाएगी दोस्तों, 51 से 56 तक। और क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई थी, कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई थी, कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई थी, कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 12 ही लॉन्च हुई थी, उसके बाद अब बंद हो चुकी। तो दोस्तों कितनी हुई है, 12 ही। तो एक क्वेश्चन और बनता, सबसे लंबी पंचवर्षीय योजना, सबसे लंबी पंचवर्षीय योजना पूछी जाती है तो कौन सी हो जाएगी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी, सबसे लंबी पूछेगा तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, और पहली पूछे कब से शुरू हुई थी तो 51 से लेकर 56 तक। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 6 वर्ष के लिए थी। कितनी हो गई थी ये, 6 वर्ष की कार्यकाल था। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 6 वर्ष। अब आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था। तो ये बताना दोस्तों, जो आजकल हम स्मार्टफोनों में व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2008 में हुआ था, 9 में, 10 में या 2007 में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 2009 यानी ऑप्शन बी। और अब इसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों, इसकी स्थापना यानी इसका संस्थापक कौन था दोस्तों। तो इसके संस्थापक 2 व्यक्ति थे, एक का नाम क्या था, जैन कौन, क्या हो जाएगा दोस्तों, जैन कौन, और दूसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, ब्रेन एक्सन। कौन हो जाएगा दोस्तों, ब्रेन एक्सन। एक वीडियो में सारे के सारे जो सोशल मीडिया के इनके सारे के सारे की एक साथ वीडियो बनाएंगे दोस्तों, तो उसका जैसे वो वीडियो आएगी दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगली वीडियो ही जो सोशल मीडिया के ऐप हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, ये इनकी सारी की सारी की बता देंगे किसने, इनकी संस्थापक कौन था और इनको कब लॉन्च किया गया था। तो व्हाट्सएप का तो क्या जाएगा दोस्तों, 2009। और फेसबुक का पूछ ले तो फेसबुक कब लॉन्च हुई थी, तो फेसबुक कब हुई थी दोस्तों तो फेसबुक कब हुई थी दोस्तों, तो फेसबुक हुई थी 2004 में। और इसका संस्थापक कौन था, मार्क जुकरबर्ग। कौन हो जाएगा दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग। और स्थापना कब की थी, 2004 में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो हमें बताना जो जीएसटी है वो संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 106वां था या 101 था, 107 था, 102 था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता है कि जीएसटी से रिलेटिव बहुत क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यानी 101वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अब जीएसटी से कुछ क्वेश्चन बनते तो वो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आता है जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो जीएसटी दोस्तों कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक तो होती है सेंटर जीएसटी, दूसरी होती है स्टेट जीएसटी, और तीसरी क्या होती है दोस्तों, यूटी जीएसटी। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए क्या होती है, 3 प्रकार की होती है, सेंटर जीएसटी, स्टेट जीएसटी और यूटी जीएसटी। अब देखिए दोस्तों जो जीएसटी होती है कब लागू हो गई थी। तो दोस्तों जीएसटी कब लागू हो गई थी, जीएसटी 1 जुलाई 2017। फिर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, जीएसटी होती है, जीएसटी को सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू किया। तो सबसे
सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा था दोस्तों? सबसे पहले किस राज्य ने लागू की थी? तो सबसे पहले की थी दोस्तों असम ने। किसने करी थी दोस्तों? सबसे पहले असम ने। और सबसे अंतिम में किसने करी थी दोस्तों? सबसे अंतिम में जम्मू एंड कश्मीर ने, JK ने, जम्मू एंड कश्मीर ने। तो चलिए दोस्तों अब आगे करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलियम कॉनरेड रोटजन ने किसकी खोज की थी? तो हमें बताना रोटजन ने किसकी खोज की थी। दोस्तों आपको ये नाम देखते ही आपको पता चल गया कि रोटजन ने किसकी खोज की थी? एक्सरे की। किसकी की थी दोस्तों? एक्सरे की। एक्सरे हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो यानी रोटजन ने किसकी खोज की थी? एक्सरे की। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। अब आगे देखिए दोस्तों, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य से संबंधित है? हमें ये बताना लिपुलेख दर्रा ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड से? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा ये भारत के किस राज्य से है? उत्तराखंड से। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो हमें ये बताने जो बौद्ध धर्म इसकी पवित्र पुस्तक कौन सी थी? इसकी पवित्र पुस्तक ऑप्शन ABCD में से क्या जाएगी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? त्रिपिटक। क्या जाएगा? त्रिपिटक। यानी त्रिपिटक बौद्ध धर्म की क्या है? सबसे पवित्र पुस्तक है। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोलसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सोलसेट द्वीप है भारत की वो किस राज्य में? केरल में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। यानी कहाँ से है? सोलसेट द्वीप ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। अब आगे देखिए दोस्तों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये बताना है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी इसको किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो या लोहित या दिव्यांग या दिहांग? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? सोचिए इसका राइट आंसर ABCD में से क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए यानी यारलुंग सांगपो। इसको तिब्बत में इसी नाम से बुलाया जाता है दोस्तों। अभी ब्रह्मपुत्र नदी से 2-4 क्वेश्चन और बनते तो वे देखिए दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई टोटल ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 1625 किलोमीटर, लगभग 1625 किलोमीटर। तो भारत में कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसमें भारत में बहती है 918 किलोमीटर तक। यानी कहाँ तक बहती है दोस्तों? 918 तक। तो भारत की सबसे चौड़ी भी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के 2-3 नाम अन्य और हैं, तो अन्य नाम क्या है दोस्तों बे? और देखिए ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम, तो अन्य किस नाम से बोलते हैं दोस्तों? इसको सियांग भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इनको? दिहांग। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? दियांग। आप सोचो कि दियांग तो ऑप्शन डी में, तो दियांग पे क्यों टिक नहीं गया? तो दोस्तों दियांग इसको तिब्बत में नहीं बोलते, कहीं नहीं बोलते दोस्तों, तिब्बत में नहीं बोलते। तिब्बत में सिर्फ ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? यारलुंग सांगपो। तो ये थे दोस्तों 3-4 क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड। तो ये भी साथ में याद रखें दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 1625 किलोमीटर। भारत में पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो 918 किलोमीटर। और भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम पूछ ले, एक तो यारलुंग सांगपो हो गया, और एक सियांग और एक दियांग। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है कि सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सौर मंदिर बताना दोस्तों हमारे भारत के किस राज्य में सौर मंदिर? तो सौर मंदिर की कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? सौर मंदिर है हमारे तमिलनाडु में। कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहाँ पे है? तो दोस्तों तमिलनाडु में कहाँ पे हो जाएगा? महाबलीपुरम। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सौर मंदिर यानी कहाँ पे है? तमिलनाडु में।
आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो ये दोस्तों एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकसभा की कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों राजस्थान में? ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए और ऑप्शन डी देखिए। इनमें से सोचिए क्या आंसर है। 25 है, 28 है, 30 है या 20? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो किसमें, राजस्थान में कितनी है दोस्तों? 20 सीटें। अब देखिए लोकसभा है, तो दोस्तों लोकसभा से 2-4 क्वेश्चन और करते हैं जो हमारी परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लोकसभा की सर्वाधिक सीट कितनी है दोस्तों? सर्वाधिक कितनी है दोस्तों? 550। पहले 552 आया करती दोस्तों, पे जो 2 आंग्ला भारतीय थी वो अब बंद कर दी है 2019 के बाद। तो अब कितनी है दोस्तों? 550। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा की सीट पे? कितने हैं दोस्तों? 545। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 545। सर्वाधिक पूछ ले, सर्वाधिक किसकी है दोस्तों? तो सर्वाधिक किसकी हो जाएंगी दोस्तों? यूपी की। कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 80 सीट। और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। तो आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि सर्वाधिक किसकी है? यूपी की। वर्तमान में कितने सदस्य? 545। सर्वाधिक कितने हो सकते हैं? 550। और राजस्थान की कितनी है दोस्तों? 20। अब देखिए दोस्तों, आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? तो दूध सागर झरना में ये बताना कि किसमें, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, केरल या गोवा? तो दूध सागर झरना कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से सोचिए और आंसर पकड़िए कि ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या है। तो दूध सागर झरना कहाँ हो जाएगा दोस्तों? दूध सागर झरना हो जाएगा गोवा में। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? गोवा में। दूध सागर झरना कहाँ पे है? गोवा में। और ये नदी पे पूछ ले कौन सी नदी पे, तो दोस्तों कौन सी नदी पे हो जाएगा दूध सागर झरना हमारा? मंडोवी नदी पर। कौन सी नदी पे हो जाएगा दोस्तों? मंडोवी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? मंडोवी नदी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जुआरी नदी कहाँ बहती है? जुआरी नदी, जुआरी नदी कहाँ बहती है? जुआरी नदी भी कहाँ बहती है दोस्तों? गोवा में। कहाँ बहती है दोस्तों? इसका आंसर क्या जाएगा? गोवा। तो जुआरी नदी कहाँ बहती है दोस्तों? गोवा में। और ये पूछ ले कि जो दूध सागर झरना ये कहाँ पे? ये भी गोवा में। और पूछ ले दूध सागर झरना किस नदी पे है? तो ये कौन सी नदी पे हो जाएगा दोस्तों? मंडोवी नदी पर। अब आगे देखिए दोस्तों, हमारा आगे क्वेश्चन है कि लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लावणी किस राज्य का लोक संगीत हो जाएगा दोस्तों? लावणी किस राज्य का? महाराष्ट्र का। किस राज्य का दोस्तों? महाराष्ट्र का। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन आ गया हमारा, भारत के या की 13वीं राष्ट्रपति कौन है, या कौन थी, या कौन थे? तो हमें ये बताना जो 13वें राष्ट्रपति थे वे कौन थे। तो देखिए ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ सिंह कोविंद। तो हमें इनमें से बताना दोस्तों ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या है। तो बताइए दोस्तों इसमें से क्या हो सकता है आपका अनुमान कि ए है, बी है, सी है या डी है? तो दोस्तों देखिए प्रतिभा पाटिल तो कौन से नंबर पे थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल तो 12वें नंबर पे थी। 12वें नंबर की क्या थी दोस्तों? राष्ट्रपति। 12वीं थी। और प्रतिभा पाटिल अब तक भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। क्या बनी है? एकमात्र महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी थे, ये कौन से नंबर के थे दोस्तों? ये थे 13वें नंबर के। कौन से नंबर के थे दोस्तों? 13वें नंबर के। एपीजे जो अब्दुल कलाम ये कौन से नंबर के थे दोस्तों? 11वें नंबर के। और रामनाथ सिंह कोविंद ये कौन से नंबर के दोस्तों? 14वें नंबर के। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? 13वें नंबर का। तो 13वें नंबर पे कौन हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन बी। अब देखिए इनसे रिलेटिव और क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों दूसरे हैं, तो पहला कौन था दोस्तों? तो पहला भी आपको याद रखना कि पहला दलित राष्ट्रपति कौन था। पहला दलित राष्ट्रपति कौन था? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? के आर, कौन हो जाएंगे दोस्तों? के आर नारायण। के आर नारायण। तो के आर नारायण कौन थे दोस्तों? भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। और दूसरे कौन हो जाएंगे? रामनाथ कोविंद। अब देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कौन क्या बनते हैं?
तो एक तो ये बनता है दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन, मिसाइल मैन कहा जाता है दोस्तों। और ये एकमात्र गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। क्या थे दोस्तों, पहला गैर राजनीतिक, पहला गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे दोस्तों। क्या थे दोस्तों, पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। और सर्वाधिक सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राष्ट्रपति भी कौन थे दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या हो जाएंगे, सर्वाधिक पढ़े लिखे, सर्वाधिक पढ़े लिखे राष्ट्रपति भी कौन थे, डॉक्टर एपीजे। सबसे कम पढ़े लिखे कौन हो जाएंगे दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह। अब देखिए दोस्तों, इनके जन्म, जो इनका जन्मदिन आता है 15 अक्टूबर का, तो 15 अक्टूबर को इनकी जयंती को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों, विश्व छात्र दिवस के रूप में। इनकी जयंती को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों, विश्व छात्र दिवस। तो इनकी जयंती को मनाया जाता है दोस्तों विश्व छात्र दिवस के रूप में 15 अक्टूबर को। तो ये थे दोस्तों हमारे क्वेश्चन जो राष्ट्रपति थे ऑप्शन ABCD के हिसाब से, क्योंकि वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ सिंह कोविंद। और ये दूसरे दलित राष्ट्रपति, पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, पहले दलित राष्ट्रपति थे KR नारायण। और 12वें नंबर पे थी दोस्तों हमारी प्रतिभा पाटिल। और 13वें नंबर पे थे दोस्तों प्रणब मुखर्जी। और 11वें नंबर पे थे दोस्तों APJ अब्दुल कलाम। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों कब हुई थी नाबार्ड बैंक की स्थापना, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों ऑप्शन C यानी 1982 में। कब हुई थी दोस्तों, 1982 में। अगर तिथि पूछ ले तो क्या जाएगी दोस्तों, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में। और इसका हेड ऑफिस पूछ ले दोस्तों, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इसका हेड ऑफिस कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इसका हेड ऑफिस हो जाएगा मुंबई। कहाँ जाएगा दोस्तों, मुंबई में। हेड ऑफिस कहाँ जाएगा दोस्तों, मुंबई में। और नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। तो क्या जाएगा दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में ये थे हमारे प्लस 35 क्वेश्चन। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 35 प्लस क्वेश्चन में से कितने आते हैं, तो कितने क्वेश्चन आ रहे थे आपको 35 प्लस क्वेश्चन में से। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, स्टैटिक जीके की क्लास 10वीं के साथ। इतने अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले आपके पास लिंक आ जाए। और इस स्टैटिक जीके से दोस्तों आपने अनुमान लगा लिया कि आपकी जीके में कितनी तैयारी है। तो जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने 35 प्लस क्वेश्चन में से लगभग कितने क्वेश्चन सही बने। अगर दोस्तों आपके 25 से 26 क्वेश्चन सही बनने तो दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी है, 80% अच्छी तैयारी चल रही है। अगर 25 से 26 क्वेश्चन सही हुए हैं तो ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। थैंक यू।